गुड इवनिंग क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं साइंस घटना चक्र का टेस्ट नंबर 5 और पार्ट ए। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 का ये पार्ट होगा ए। ठीक है, कौन सा होगा ये पार्ट होगा ए। टेस्ट नंबर 5 का पार्ट होगा जिसमें हम 75 क्वेश्चन कराएंगे और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक पूरा हम लेक्चर क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, आइए ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में है। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम फोबिया नहीं करना है। ठीक है, कई बार लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम आते हैं तो उससे पहले इतने पैनिक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि अच्छा एग्ज़ाम उनसे हो सकता था। ठीक है, लेकिन वो घबराहट के चक्कर में जाके एग्ज़ाम हॉल में अपना पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास कीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छा एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, बस पैनिक नहीं होना है क्योंकि आधा एग्ज़ाम तो इसी का होता है कि आप कितना पेशेंस वहाँ पे रख पाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अच्छे से रिविज़न करना है। ठीक है, और अपना पूरा 100% देना है। ठीक है, अपना पूरा 100% देंगे एग्ज़ाम हॉल में बिना प्रेशर लिए हुए। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ये क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम हम भी नहीं लेंगे, आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आप रोमन व्यापार के साथ जुड़े एक तट के किसी प्राचीन बंदरगाह पर हैं। ठीक है, यदि आप रोमन व्यापार के साथ जुड़े एक तट के किसी प्राचीन बंदरगाह पर हैं और मानसून पवनों का लाभ उठता दिखता है तो सबसे उपयुक्त तरह कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है। इफ़ यू आर एट एन एंशिएंट पोर्ट on a coast associated with Roman trade and see the advantage of monsoon wind, which is the most appropriate ride। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए मुजरिस अरब सागर दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी होगा ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी उत्तरी पवन, ऑप्शन सी होगा सोपारा लक्षद्वीप उत्तरी पूर्वी पवन, ऑप्शन डी होगा अर्कामेडू अंडमान पश्चिमी पवन। बताइए कौन सा होगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा मुजरिस अरब सागर दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, कौन सा होगा? मुजरिस अरब सागर दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, मुजरिस जो बंदरगाह है ये केरल के तट पर है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? केरल के तट पर है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ए। ठीक है, फटाफट करेंगे, आंसर क्या हो गया? ए हो गया। यहाँ पे भी लगा देते हैं, मुजरिस अरब सागर दक्षिण पश्चिमी मानसून के परिप्रेक्ष्य में ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट करेंगे। ठीक है, जितना होगा उतना हम बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे प्राचीन धान के अवशेष प्राप्त हुए? ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव द अर्लीस्ट रिमेन्स ऑफ राइस बीन फाउंड? ठीक है, राइस बीन फाउंड। ठीक है, बताइए क्या हुआ? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव द अर्लीस्ट रिमेन्स ऑफ राइस बीन फाउंड? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन जी आदमगढ़, ऑप्शन डी खेड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी खेड़ा। किससे मिले हैं बताइए? ये मिले हैं सबसे प्राचीन धान के अवशेष मिले हैं, ये मिले हैं चिरांद से। ठीक है, कहाँ से मिले? चिरांद से। अब आप लोग कहेंगे कि चिरांद कहाँ है? ये बिहार में है। ठीक है, थोड़ा हम इसको अपना टैबलेट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, फटाफट करेंगे क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ 1 घंटे में करें, लेकिन 1 घंटे में हो नहीं पा रहा, लेकिन क्योंकि बाईलैंग्वेज है इसलिए कोशिश करेंगे आज हम 1 घंटे से पहले इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 कहाँ से आएगा? 2 हम 1 मिनट बच्चे, केरल हो गया, ये बिहार हो गया। हाँ, 3 करवाना, 4th पे हम स्किप कर गए थे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने चोल पांड और ताम्रपर्णी तक धम्म प्रसार को दूतों को भेजा और धम्म विजय का विस्तार किया? ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन डू वी लर्न दैट अशोका सेंट मिशनरीज इनवॉइस एज फॉर एज द चोलास पांडास ताम्रपर्णी एक्सपेंडिंग द कंक्वेस्ट ऑफ धर्मा? ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए मास्की शिलालेख, ऑप्शन बी गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी तृतीय शिलालेख, ऑप्शन डी है 13वां शिलालेख। कौन सा होगा बताइए? मास्की इंस्क्रिप्शन है, गिरनार इंस्क्रिप्शन है, 3rd एडिट है और 13th एडिक्ट है। बताइए कौन सा है? ये है 13वां शिलालेख। कौन सा होगा? 13वां शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? 13वां शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की एक टाइम मशीन मिल जाए और आप गुप्त काल के समय में पहुंच जाएं तो निम्नलिखित में से किस विशेषता का अनुभव आपको सबसे पहले होगा? ठीक है, सबसे पहले किसका होगा? ठीक है, इफ़ यू आर
इफ यू गेट अ टाइम मशीन टू ट्रेवल बैक टू द गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वुड यू मोस्टली लाइक एक्सपीरियंस फर्स्ट। ठीक है, कौन सा होगा, किसका एक्सपीरियंस आपको पहले होगा। ऑप्शन है वाणिज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार, ऑप्शन बी धातु मुद्राओं का पूर्ण अभाव, ऑप्शन सी यूनानी प्रभाव का सर्वाधिक प्रचलन, ऑप्शन डी होगा शहरी जीवन का पूर्ण पतन। क्या होगा, आपको सबसे पहले कौन सा प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, वाणिज्य व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार। सबसे पहले आपको दिखेगा वाणिज्य व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फटाफट कर रहे हैं। सप्तमुखी चौरमुखी, ठीक है, सप्तमुखी चौरमुखी एवं पंचतीर्थी प्रतिमाएं किस धर्म संप्रदाय से अधिक संबंधित है। ठीक है, द सप्तमुखी चौरमुखी एंड पंचतीर्थी इमेजेस आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन सेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी अजीवक संप्रदाय, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी वैदिक यज्ञ परंपरा। किससे संबंधित है बताइए। ठीक है, ये किससे है, जैन धर्म से, जैनिज्म से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे नहीं पे। ठीक है, सिली मिस्टेक से बचने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, एक तो पूर्व मध्यकाल है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र इसमें दिए गए हैं, वर्तमान अवस्थिति ये जो शहर है वो दिए गए हैं। ठीक है, अर्ली मेडवल उत्तर प्रदेश है, एक तरफ है प्रेजेंट लोकेशन ऑफ सिटीज। ठीक है, ऑप्शन ए है कोल कोयल, ऑप्शन बी महोत्सवनगर, ऑप्शन सी महोदय या महोदय श्री, ऑप्शन डी जेजाक भुक्ति। इसमें आपको बताना है जेजाक भुक्ति, बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कोल कोयल अलीगढ़, महोत्सवनगर महोबा, महोदय महोदय श्री कन्नौज, जेजाक भुक्ति कौशाम्बी। बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सभी जानते हैं। ठीक है, कोल कोयल अलीगढ़ है, बिल्कुल सही है। महोत्सवनगर महोबा है, महोदय श्री या महोदय कन्नौज को कहते हैं, जेजाक भुक्ति कौशाम्बी को नहीं कहते। किसको कहते हैं, ये कहते हैं बुंदेलखंड को। कौन सा रीजन है, बुंदेल। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन को जेजाक भुक्ति बोलते हैं। ठीक है, जेजाक भुक्ति। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला सही है, महोबा सही है, कन्नौज सही है, और जेजाक भुक्ति ये सही नहीं है। कौशाम्बी को नहीं बोलते, इसको बुंदेलखंड रीजन को बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरा पेन थोड़ा आज नहीं काम कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं मैम आज नहीं, बहुत दिन से पहले नहीं काम कर रहा है, लेकिन हम सोचे PCS का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ही सब हम करेंगे, क्योंकि फिर काम अटक जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी हो गया। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सूफी परंपरा में शेख मुजुद्दीन, ठीक है, भारतीय सूफी परंपरा में शेख मुजद्दिद अल्फशानी, शेख अहमद सिरहिंदी की भूमिका समझनी हो तो इसमें से कौन सा पहलू सबसे सटीक है। ठीक है, इन द इंडियन सूफी ट्रेडिशन इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ शेख मुजुद्दीन शेख अहमद सिरहिंदी, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन द मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में देखेंगे। ऑप्शन ए, वे चिश्ती सिलसिले से जुड़े थे और अकबर के दीन इलाही का समर्थन करते थे। ठीक है, ही वाज एसोसिएटेड विद द चिश्ती ऑर्डर एंड सपोर्टेड अकबर्स दीन इलाही। ऑप्शन बी, वे नक्शबंदी सिलसिले से जुड़े थे और शुद्ध इस्लाम पर बल देते थे। ठीक है, ही वाज एसोसिएटेड विद द नक्शबंदी ऑर्डर एंड द एम्फसाइड प्योर इस्लाम। ठीक, ऑप्शन सी है, वे कादरी सिलसिले के अनुयायी थे और संगीत भक्ति को प्रोत्साहित करते थे। ही वाज फॉलोवर ऑफ द कादरी ऑर्डर एंड इनकरेज डिवोटेशनल म्यूजिक। ऑप्शन डी है, उन्होंने औलियों की समाधियों पर मेला परंपरा शुरू की थी। ठीक है, इनिशिएटेड द फेयर ट्रेडिशन एट द श्राइन ऑफ औलिया संत। ठीक है, बताइए सेंट्स, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा बच्चे। ठीक है, क्या है, वे नक्शबंदी सिलसिले से जुड़े थे और शुद्ध इस्लाम पर बल देते थे। ठीक है, ऑप्शन बी है, ही वाज एसोसिएटेड विद नक्शबंदी ऑर्डर एंड एम्फसाइज प्योर इस्लाम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 7 का क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन फटाफट करेंगे, अटकना नहीं है किसी पे। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर आ गया है, कोशिश करेगी लिखे, एक ही क्वेश्चन के बाद है। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, कथन है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी दिया है, स्टेटमेंट थर्ड भी है, स्टेटमेंट फोर्थ भी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आंसर दिया गया।
कथन फर्स्ट है, तानसेन रामतनु पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। ठीक है। कथन सेकंड है, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन थर्ड है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। और स्टेटमेंट फोर्थ में दिया है, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। ठीक है। ये सब हम स्टेटमेंट फोर्थ पढ़ने के बाद हम देखेंगे ए बी सी डी में कौन से कूट सही होंगे। अरे यार ये पेन पता नहीं आज का क्या वो कर रहा है। ठीक है, कौन से सही होंगे इसमें से, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ये है, तानसेन रामतनु पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी, गलत है। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, ये भी गलत है, मान सिंह नहीं थे। थर्ड है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ है, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, नहीं। ठीक है, टोडरमल प्रधान सेनापति नहीं थे। ठीक है, टोडरमल ने देहसाला पद्धति का प्रचलन किया था। ठीक है, देहसाला पद्धति जो अपनाई गई थी टोडरमल के रिकमेंडेशन पर अपनाई गई थी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये सारे गलत हैं, तो ऑप्शन सी आई। ठीक है, ऑप्शन, एक मिनट हम इसको पीछे कर ले रहे हैं, ऑप्शन सी, ये इसको क्या हो रहा है आज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे गलत हैं। ऑप्शन क्या है, कौन सा है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, मान सिंह नहीं है, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ नहीं हुआ था, जय सिंह है शायद। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी विजयी हो जाता तो तत्कालीन भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या होता। ठीक है, इफ इब्राहिम लोदी हैड वॉन the battle of Panipat in 1526 what would have been the political scenario of contemporary India। ठीक है, ऑप्शन ए है, दिल्ली सल्तनत का वंशानुगत पतन रुक जाता, द हेरिडिटरी डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वुड हैव बीन हॉल्टेड, ऑप्शन बी है, विजयनगर साम्राज्य उत्तर भारत में फैल जाता, द विजयनगर एम्पायर वुड हैव एक्सपेंडेड इनटू द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी है, पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश असंभव हो जाता, द पुर्तगालीज एंट्री इनटू द इंडिया वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, ऑप्शन डी है, मराठों का उदय 16वीं शताब्दी में ही हो जाता है। ठीक है, द मराठास वुड हैव राइजन इन द 16th सेंचुरी इटसेल्फ। बताइए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, दिल्ली सल्तनत का वंशानुगत जो पतन है वो रुक जाता है। ठीक है, द हेरिडिटरी डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वुड हैव बीन हॉल्टेड, ऑप्शन ए हेल्टेड नहीं हेल्टेड है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जल्दबाजी पढ़ने में देखते नहीं है। ठीक है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में कुछ चीज़ हम अगर गलत बोल जाए तो ये मत सोचना कि आता नहीं है, एक्चुअली क्या जल्दबाजी में देख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लेंगे। 9th का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, फटाफट करेंगे, रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, द नाम ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय द सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच मर्ज इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन या लंदन इंडियन सोसाइटी या इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बताइए कौन सा था, ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, ऑप्शन बी लंदन इंडिया सोसाइटी था, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन था, या ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस था। ठीक है, क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 है, औपनिवेशिक भारत में हुए संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देख लेते हैं, आइए कर लेते हैं विचार। ठीक है, आइए कर लेते विचार। फर्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, सेकंड है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। थर्ड है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। फोर्थ में है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार विधायिका में भारतीय प्रतिनिधियों को नामित किया गया। नीचे दिए कूट का आपको सही चयन करना है। ठीक है, द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 एस्टेब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सेकेंड है द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्रिएटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड है द
करेक्टर एक्ट द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फोर्थ, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फॉर द फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1 ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा होगा? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर आपको आंसर देना है। ठीक है, ये आपको पता है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही, 1774 में हुई थी, लेकिन किसके तहत हुई थी? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, सेकंड है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी सही है। ठीक है, लेकिन फोर्थ कह रहे हैं 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार विधायिका में भारतीय प्रतिनिधियों को नामित किया गया था। ये गलत है। ठीक है, 1, 2, 3 सही है, तो फिर आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, लंबा क्वेश्चन था लेकिन ठीक था क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हिस्ट्री से, ठीक है, ये पॉलिटी में सबसे पहले ही ये आता है। ठीक है, संविधान की जो इतिहास है उसमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसको एक बार जरूर कर लीजिएगा रिपीट। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है 1857 क्रांति को यदि आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं तो इनमें से क्या निष्कर्ष सबसे कम संगत है? ठीक है, ऑप्शन ए, इसमें जाति धर्म क्षेत्रीय सीमा के ऊपर उठकर सहभागिता हुई थी। ऑप्शन बी, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ऑप्शन सी है, यह पूर्णतः राष्ट्रवादी चेतना से प्रेरित था। ऑप्शन डी, सैनिकों के असंतोष स्थानीय शासकों के हित जुड़े थे इसमें। ठीक है, इफ यू कंसीडर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज द लीस्ट कंसिस्टेंट? ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। जैसे फटाफट आंसर देते हैं ना, तो क्योंकि एग्जाम जैसा आपको फील होना चाहिए, जिस तरह से एग्जाम है, तो उससे पहले ही आप प्रेशर ले लो एग्जाम से जाने से पहले। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह पूर्णतः राष्ट्रवादी चेतना से प्रेरित था। ठीक है, ये क्या था? इट वॉज, ठीक है, इट वॉज इंटरनली इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्ट कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ऑप्शन सी, यह पूर्णतः राष्ट्रवादी चेतना से प्रेरित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फटफट कर लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में किस बात पर विशेष बल दिया गया था? ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता का तत्काल वादा। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नया संविधान न बनाना। ऑप्शन सी, भारत को राष्ट्र संघ की सदस्यता देना। ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को लागू करना। ठीक है, इन द अगस्त ऑफ 1940 विच पॉइंट वाज एम्फेसाइज्ड द मोस्ट? ठीक है, ऑप्शन ए है इमीडिएट प्रॉमिस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी है नो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, ऑप्शन सी है ग्रांटिंग इंडिया मेंबरशिप ऑफ द लीग ऑफ नेशन। ऑप्शन डी है इम्प्लीमेंटिंग द क्रिप्स मिशन प्रपोजल। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? ठीक है, क्या था? अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नया संविधान न बनाना। ठीक है, ये था नो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, नो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। नीचे दी गई घटनाओं को कालाक्रम में सही क्रम में आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे हंटर शिक्षा आयोग, फिर एल्बर्ट बिल है, फिर देसी भाषाओं का प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। ठीक है, आपको बताना है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले होगा देसी भाषाओं का प्रेस अधिनियम। ठीक है, उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, उसके बाद आया था एल्बर्ट बिल, लास्ट में था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885। ठीक है, 1885 में। ऑप्शन
थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, बी होगा 3124, 3124। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, निम्न में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण शंकुधारी टेम्परेट कॉनिफेरस वन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेट इसमें बताया, शीतोष्ण शंकुधारी टेम्परेट कॉनिफेरस वन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इन विच द फॉलोइंग स्टेट आर बोथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। कहाँ पे ये दोनों प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वो है तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, तमिलनाडु में पाए जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सी सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया, भारत में शहरी जनसंख्या 35% से अधिक हो गई, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन एक्सीडेड 35%। ठीक है, सेकंड में पश्चिम बंगाल का जनघनत्व दर सबसे अधिक है, वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। थर्ड में है केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, 16 का आंसर बताइए फटाफट कौन सा होगा। भारत में शहरी जनसंख्या 35 से अधिक हो गई है, ये रॉन्ग है। कितनी है, अकॉर्डिंग सेंसस 2011 31.2%। ठीक है, 2% कहीं पे 31.16 ऐसा कुछ परसेंट दिया गया है, ये है सिनेरियो। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जनगणना तो सबसे अधिक है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है, ये गलत है। ठीक है, किसकी है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपको पता है बिहार की है। ठीक है, बिहार की है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। कितनी है, 1 स्क्वायर फीट में कितने लोग रहते हैं, 10। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, ठीक है, 1106 यानी कि 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, प्रति व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बिहार में तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, बिहार की होगी। तो ये दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, जब ये दोनों गलत हो गए तो आंसर हम ऐसे एलिमिनेट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये 2 भी इसमें नहीं होगा, ये 2 इसमें भी नहीं होगा, ये 1 2 है इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, निकल आया ना आंसर। ठीक है, कई बार एलिमिनेशन प्रोसेस काम आ जाता है, कई बार नहीं आता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर आ जाए तो ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सी नदी है 2 बार कर्क रेखा काटती है, साबरमती, महानदी, ऑप्शन सी माही या फिर सोन। ठीक है, कौन सी है, माही है। माही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, ऑप्शन है सी राइट आंसर। ठीक है, सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, फटाफट करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला जैव विविधता हॉटस्पॉट और विश्व धरोहर स्थल दोनों में आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन द बोथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्य। आपको बताना ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली है, विंध्य कौन सा आता है जो दोनों में आता है, यानी कि वो जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है, विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं पश्चिमी घाट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी के मामले में रिच है और विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी क्षेत्र में एक ही वर्ष में 2 बार गेहूं की फसल ली जा रही है तो वह क्षेत्र सबसे संभावित कहाँ होगा। ठीक है, If wheat is harvested twice in a year in a particular region, when which of the following region is the most likely on। ठीक है, ये देखो likely one, ये थोड़ा ब्लर आ गया बच्चे, कोशिश करिए, रात में PPT बनाई थी। ठीक है, कोशिश करेंगे उनको साफ आए। ठीक, 1-2 क्वेश्चन आज ब्लर आ गए हैं। ठीक है, ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, ऑप्शन है वेस्टर्न राजस्थान है, ऑप्शन बी में सदर्न हिल्स जोन है, और ऑप्शन सी में पंजाब हरियाणा और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑप्शन डी में दिया गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा बच्चे, होगा दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, क्या होगा, सदर्न हिल्स जोन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। सेकंड है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। थर्ड है, भारत विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। सही कथन को आपको बताना है। विच रिप्रेजेंट द इंडिया इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सेकंड है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ऑप्शन थर्ड, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश भी है। ठीक है, कपास का उत्पादक का देश भी है, सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज़्यादा पल्सेस वाला भी है। ठीक है, लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश नहीं है। ठीक है, गेहूं निर्यातक नहीं है। ठीक है, निर्यातक में क्या है, निर्यात करने में सबसे ज़्यादा अगर है चावल है। ठीक है, गेहूं का नहीं है। ठीक है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है। ठीक है, तो थर्ड को हम इसको क्रॉस करेंगे, ये सब कट हो जाएंगे क्रॉस, आंसर हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन ए। 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए। एलिमिनेशन प्रोसेस भी काम आ जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आते हुए हम सही कर लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा लें तो। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत के खनिज भंडारों को देखें। भारत के खनिज भंडारों को देखें तो बॉक्साइट झारखंड उड़ीसा, सेकंड में मैग्नीज मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, थर्ड में यूरेनियम झारखंड राजस्थान, फोर्थ में तांबा छत्तीसगढ़ राजस्थान। इनमें से कितने युग में सही है। लुक एट इंडिया मिनरल्स रिजर्व। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कितने युग में सही है। ए बी सी डी, इसमें आपको युग में बताने कितने सही है, 2 हैं या 3 हैं या 4, इस तरह से यूपीएससी में इस तरह से अब पैटर्न पूछने लग गए हैं। ठीक है, देखेंगे जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड का अगर देखेंगे रिजर्व देखेंगे, भंडारण अलग अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है। ठीक है, भंडारण होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व मिलेगा। ठीक है, स्टोरेज मिलेगी, और उसका प्रोडक्शन करने वाले वो स्टेट अलग होते हैं। ठीक है, देखेंगे बॉक्साइड है, बॉक्साइड झारखंड उड़ीसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर बॉक्साइड का रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। उसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे मैग्नीज पूछा गया है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। ठीक है, मैग्नीज में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इसमें रिजर्व मिलेंगे। ठीक है, भंडार मिलेंगे, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मैग्नीज का भंडार पाया जाएगा वो उड़ीसा में पाया जाएगा, मैग्नीज का भी। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, इसमें भी उड़ीसा है। ठीक है, इसमें भी उड़ीसा है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड में यूरेनियम झारखंड राजस्थान। ठीक है, यूरेनियम की बात करें तो ये झारखंड और कहाँ पे, राजस्थान में भी पाया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, यूरेनियम झारखंड और राजस्थान में पाया जाएगा, लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो रिजर्व पाए जाएंगे, भंडार पाए जाएंगे, वो झारखंड में। ठीक है, ओहो ये पेन हमारा काम पता नहीं क्यों नहीं करता जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, झारखंड में पाया जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो कहाँ पाया जाएगा, झारखंड में पाया जाएगा। ठीक है, फोर्थ में उन्होंने बताया तांबा छत्तीसगढ़ राजस्थान। ठीक है, लेकिन तांबा की बात करें तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे, राजस्थान में है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तांबे के जो भंडार पाए जाते हैं वो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पाए जाएंगे। और आपको पता होगा कि राजस्थान में कौन सा पाया जाएगा, राजस्थान में कौन सी तांबे की खान है, खेतड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है राजस्थान में। खेतड़ी सबसे ज़्यादा जो तांबा है राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे और पाया जाएगा, झारखंड में भी पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में भी पाया जाएगा, लेकिन ये तांबा छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना क्या निकल आएगा, 1 2 3 सही है, तो केवल 3 जो पेयर हैं वो सही हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसे बताना जरूरी था, इससे क्वेश्चन बनते हैं। बॉक्साइड में उड़ीसा भंडार के मामले में पहले है, और झारखंड में भी पाया जाएगा। मैग्नीज देखेंगे तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों पाए जाएंगे, लेकिन उड़ीसा में भंडार सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाए जाते हैं। यूरेनियम का देखेंगे तो झारखंड राजस्थान में पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, झारखंड पे इसके भंडार मिलेंगे। तांबा या कॉपर की बात करें तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसके भंडार है, रिजर्व हैं,
उसके बाद झारखंड मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। याद है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन अपना आएगा, ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 22 21 हो गया। ओके, 22 भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है? ठीक है, विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल IOD mentioned in the news while forecasting in the Indian monsoon, which of the following statement is are correct? ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर में विशेषित होती है। ठीक है, सेकंड है, IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसमें आपको बताना कूट ABCD में क्या सही है। ठीक है, कौन, अच्छा इसमें ये भी देखना है सही पूछे कि सही नहीं पूछा है, यहाँ देख लिया कि सही पूछना है। ठीक है, IOD जो परिघटना है मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, ये सही है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ झील है, एक तरफ देश है। ठीक है, एक तरफ लेक है, एक तरफ कंट्री है। बालखास या बालकाश बोलते हैं, बालकाश बोलते हैं कजाकिस्तान में। टिटिकाका जो लेक है बोलिविया पेरू। ऑप्शन सी इरी USA कनाडा। ऑप्शन डी बैकाल जो लेक है यूक्रेन। बताइए किसमें, ये आपको बताना है। ABC ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। बलखास जो है, बालकास ये लेक है, ये कजाकिस्तान में है। ठीक है, ये सही है। टिटिकाका लेक है जो बोलिविया और पेरू दोनों की उस पर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इरी है USA कनाडा, पता है। ठीक है, इरी मिशिगन ह्यूरॉन। ठीक है, ये आपको याद होगा, होम्स के तरह से आपने याद किया होगा उसको, 5 जो वो लेक्स है। और बैकाल है, ये यूक्रेन में नहीं रूस में है बैकाल लेक। ठीक है, कहाँ पे है? रूस में है, नॉट यूक्रेन। ठीक है, रूस में है, रसिया में है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें यही पूछा था कौन सा गलत है, तो कौन ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट करते हैं। अभी 75 क्वेश्चन तक हमको करना है। 24 यदि आप भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो कोरियोलिस इफेक्ट किस प्रकार बदलता है? ठीक है, इफ यू मूव नदर्नवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर हाउ डज द कोरियोलिस इफेक्ट चेंज? ठीक है, ऑप्शन है डिक्रीज एंड बिकम 0 एट 45 डिग्री। ऑप्शन बी है इंक्रीज एंड बिकम मैक्सिमम एट द पोल्स। ऑप्शन सी है रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन डी होगा अप्लाइज ओनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आपको बताना है क्या आंसर होगा कि अगर आप देखेंगे आप भूमध्य रेखा से अगर आप नदर्न बर्ड जाएंगे, या बस सदर्न बर्ड की बात नहीं हो रही, या नदर्न बर्ड की बात हो रही। अगर नदर्न बर्ड जाएंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन ए घटता है और 45 पर शून्य हो जाता है। बी में बताया बढ़ता ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी स्थिर रहता है। डी केवल दक्षिणी गोलार्ध में लागू होता है। कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? बढ़ता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है, आपको पता है कि कोरियोलिस जो बल होता है वो 0 डिग्री लाइन पर या फिर इक्वेटर पर शून्य होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। और अगर बात करें जो पोल्स पर, ठीक है, पोल्स पर ये क्या होता है? अधिकतम होता है। तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा और ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर अधिकतर होगा। इंक्रीज एंड बिकम मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, फर्स्ट है NHRC के अध्यक्ष निश्चित रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो सकते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट दिया है NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी दिया। थर्ड में है NHRC के चेयरपर्सन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से जो पहले होता है। ठीक है, फोर्थ है NHRC के आदेश बाध्यकारी नहीं होते बल्कि अनुशंसात्मक रूप से अनुशासनात्मक स्वरूप के होते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ NHRC मस्ट हैव बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड है द चेयरपर्सन ऑफ NHRC इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। थर्ड है द टेन्योर ऑफ NHRC चेयरपर्सन मेंबर्स इन 3 years and until the age of 70 years, which
विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। फोर्थ है एनएचआरसी ऑर्डर आर नॉट बाइंडिंग, दे आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, ठीक है। आपको बताने कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पहले पूरा पढ़ लें और कहीं पर हम सही बता दें, ठीक है। यहाँ पे है नॉट करेक्ट, ठीक है। कौन से सही नहीं है ये आपको बताने हैं, ठीक है। ठीक है, आप हम तो समझ गए इसमें आंसर क्या होगा। आप लोग भी फटाफट से देखिए, आपको समझ में आ गया ना आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एनएचआरसी के अध्यक्ष निश्चित रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इनकी योग्यता के बारे में है। सेकंड है एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती, कब से की जाने लगी, ये तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती, तो यहाँ पे गलत हो गया। थर्ड है एनएचआरसी के चेयरपर्सन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले वो होता है, ठीक है। यानी कि जब उनका कार्यकाल है 3 वर्ष का होगा, यानी कि आप 70 वर्ष तक आयु तक रह सकते हैं। अगर वो पहले हो गया तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो पहले नहीं होगा, आपका 30 साल पहले 3 साल आपका पहले हो गया तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फोर्थ है एनएचआरसी के अध्यादेश बाध्यकारी नहीं होते बल्कि अनुशंसात्मक स्वरूप के होते हैं, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है। ये इनके जो भी आदेश होते हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी रिकमेंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये 4 तो कौन सा गलत निकला है, ये इनकी ये लिखा है अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को अगर लिखा होता प्रेसिडेंट तब सही हो जाता, ठीक है। तो कौन सा गलत है, केवल 2, ठीक है। क्वेश्चन कुछ लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लग जाता है, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर इस तरह से कराना भी क्या कि बच्चों को समझ ही ना आए, ठीक है। आप लोगों का समझना सबसे पहले है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, ऑप्शन बी, ठीक है, केवल 2, ठीक है, केवल 2। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था के संबंध में अभिकथन ए और कारण है, उस पर विचार करना है। विच रिफरेंस द सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। असर्शन है और रीजन का कुछ है। असर्शन है इन बोथ इंडिया एंड द यूएसए द जुडिशरी हैज द पावर ऑफ स्ट्राइक डाउन एनी लॉ दैट इज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन आर है the Constitution of India expressly provide for judicial review to protect citizens' liberty and safeguard those ideals। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा। अभिकथन है भारत और अमेरिका दोनों में न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह संविधान के विपरीत किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। कारण आर है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान करता है। कूट चुनना है आपको, क्या सही होगा, ABCD में देखेंगे। ए आर दोनों सत्य, आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य परंतु आर की व्याख्या नहीं करता है, ए सत्य परंतु आर सत्य, ए सत्य परंतु आर सत्य। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बताइए 26 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे। ट्वेंटी का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या है, भारत और अमेरिका दोनों में न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि संविधान के विपरीत किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कारण दिया गया कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए तो फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं। ठीक है, इसको रिव्यू लाने की क्या जरूरत है। रिव्यू तो यहाँ बिल्कुल होगा ना। रिव्यू क्या होता है, ठीक है, रिव्यू मतलब होता है किसी भी कानून की समीक्षा करना। ठीक है, उसका पुनर्लेखन करना। ठीक है, देखें कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये होगा रिव्यू। ये नहीं होगा कि उसके नागरिकों की रक्षा के लिए ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, इसके रिव्यू की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ऑप्शन ये आर, ये क्या है, कारण आर है, जो रीजन आर है, ये गलत होगा। तो फिर ये गलत हो गया तो आंसर क्या होगा अपना। ठीक है, आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए सत्य परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअली बच्चे कोल्ड हो रहा था। ठीक है, अब कोल्ड होता है ना तो आपको पता है ना बोलने में कितनी तकलीफ होती है। और फिर इसका पूरा एक 10-15 दिन का साइकिल होता है। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तभी जाके हम सही से बोल पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो गया बच्चे, सी हो गया। ए सत्य परंतु आर सत्य। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। लंबे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई, आपको बताना है। विच
व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया होल्ड इट्स फाइनल मीटिंग, ठीक है। ऑप्शन अब बताना, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी है 24 जनवरी 1949, सी है 24 जनवरी 1950, 20 और डी में दिया है 25 जनवरी 1950। कब हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक, आपको बताना है। 27 का आंसर बताइए। ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सम्मिलित करने के बाद आंसर निकालना है। एक तरफ आर्टिकल्स दिए गए, दूसरी तरफ उसके प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल्स और प्रोविजंस दिए गए हैं। आइए मिला लेते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 है, आपको पता है ये किससे संबंधित है। ये आर्टिकल राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हो गया 2, ठीक है। ए का क्या हो गया 2, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 67 बी, ठीक है। आर्टिकल 67 बी ये किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 94, जो आर्टिकल 94 है, ठीक है, ये है स्पीकर को हटाना, रिमूवल ऑफ स्पीकर, ठीक है। ये हो जाएगा 4। लास्ट में आर्टिकल 90 है, या ये सारे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 90 है, ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। 2341 जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया 2341। याद रखना आर्टिकल 61 सबको पता है, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 बी उपराष्ट्रपति को हटाना है, इनकी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 है रिमूवल ऑफ स्पीकर। आर्टिकल 90 है रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के उद्देश्य का प्रियम्बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है आपको, ठीक है। फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अंततः उद्देश्य का बना, ठीक है, क्या ये सही है। सेकंड है इसकी प्रकृति न्यायोचित है, जस्टिसेबल है, ठीक है। थर्ड है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। फोर्थ है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कूट दिया गया ABCD में, आप देखेंगे क्या सही है, ठीक है। विच द रेफरेंस द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इट्स अल्टीमेटली बिकम द प्रेम्बल, ठीक है। सेकंड है इट इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। थर्ड है इट कैन नॉट बी अमेंडेड। फोर्थ है इट कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताइए कौन सा होगा आंसर। 29 का आंसर बताइए फटाफट, कौन सा होगा इसमें, क्या बताना, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि हम ये तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततः उद्देश्य का बनना गलत है, किसके है, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो प्रेम्बल बना था, ठीक है। ये गलत हो गया, ठीक है। इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। इसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है DPSP की तरह, ठीक है। थर्ड देखेंगे इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, अगर नहीं किया जाता तो 3 संशोधन हुए ना, इसमें देखा ना, समाजवादी, मतनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 जो जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये सही है, ठीक है। यह रद्द नहीं कर सकता जो संविधान के कुछ प्रावधान है, प्रोविजन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको बताना सही कौन हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट गलत हो गया आपका, थर्ड हो गया, तो 2, 4 सही होगा। फर्स्ट इसमें है तो इस फर्स्ट जहाँ पे वो काट देंगे, ये थर्ड है, ये भी कर देंगे, ठीक है। 2 और 4 2 और 4, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं आपको बताना है। फर्स्ट है विधि के समक्ष समानता। सेकंड है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। थर्ड है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। फोर्थ है चुनाव लड़ने का अधिकार। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया, इक्विटी बिफोर लॉ,
इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपको बताना है। सेकेंड है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फोर्थ है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। आपको बताना है इसमें सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, वो बताना है। विधि के समक्ष समानता है, ये सभी को उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है तो ये तो क्रॉस कर देंगे कि सभी को उपलब्ध है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये सभी को नहीं है, ठीक है, ये सभी को नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे जो प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ आप नहीं जा सकते। चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है कि ये नहीं कि आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, आप पे बहुत सारे ऑफेंसेस केसेस चल रहे हैं, फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2, 3, 4 इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बताना क्या था, बात सभी व्यक्तियों में उपलब्ध नहीं है। कौन से नहीं है? 2, 3, 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट तो है, कौन सा नहीं है? 2, 3, 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव या प्रावधान लागू हो सकते हैं? When the financial emergency Article 360 is proclaimed with the following provision effect may apply। ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि राज्य कार्यों के संबंध सभी अथवा किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जाए। सेकंड, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं रहती। थर्ड है राष्ट्रपति संघ कार्यों से संबंधित कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं, पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। फोर्थ है राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाए। कूट बताइए, ABCD से देखेंगे कौन सा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे। बताना क्या था बच्चे, इसमें बताना था कौन से प्रभाव प्रावधान लागू हो सकते हैं, कौन से सही है, ठीक है। 31 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 31 का राष्ट्रपति राज्यों को यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्यों के संबंधित सभी अथवा किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन भत्ते को कटौती की जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सेकंड है राज्य विधानमंडल पारित धन विधेयक अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं रहती है, ये गलत हो गया। थर्ड, राष्ट्रपति सब कार्यों के संबंध कर्मचारियों के वेतन भत्तों कटौती का निर्देश दे सकते हैं, पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है, इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। फोर्थ है राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख जाए, ठीक है, ये सही है, रखे जाए, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अरे बच्चे क्या ही बताएं, अब हम तो जुकाम से परेशान हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP में शामिल है, ठीक है, आपको बताना है। फर्स्ट है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट में मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। विच ऑफ द फॉलोइंग आर included in the directive principles of state policy DPSP। फर्स्ट है prohibition, ठीक है, फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स एक्सेप्ट ऑफ मेडिसिनल पर्पस होता है, मेडिसिनल पर्पस, ठीक है। आपको बताना कौन सा सही होगा। 32 का आंसर बताइए। ठीक है, DPSP में कौन सा शामिल है? मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ठीक है, ये शामिल है। क्योंकि आपको पता है ये किस में है, आर्टिकल किस में है, आर्टिकल किस में है बच्चे? अगर इसकी बात की जाए तो ये आर्टिकल 47 में है, ठीक है, आर्टिकल 47 में है, ये DPSP का भाग है, ठीक है, आर्टिकल 47 में है और DPSP का भाग है ये, तो ये तो होगा। लेकिन ये देखिए मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध,
ये किस में है बच्चे, ये है आर्टिकल 23 में और ये फंडामेंटल राइट्स है, ये डीपीएसपी नहीं है। अनुच्छेद 23 में है और ये है फंडामेंटल राइट, ठीक है, और ये है डीपीएसपी, ठीक है। और यही पूछा है कौन सा डीपीएसपी में शामिल है, तो सेकंड है, क्योंकि ये तो मानव के दुर्व्यवहार, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये है आर्टिकल 23 में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, ये है सेकंड है, 47 में है, ये डीपीएसपी का है, तो ठीक है। तो आंसर आपका क्या निकलेगा, आंसर अपना होगा बी, केवल 2, आंसर होगा केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33, ठीक है। बहुत जल्दी करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें बतानी ही पड़ती, भाई नहीं बताएं तो इस तरह से कराने का कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब नहीं रह जाता कोई। 33 है, किसी राज्य की जनता द्वारा विशेष भाषा की मांग से संबंधित अभिलेख और कारण पर विचार करना। एसर्शन और रीजन का है, एसर्शन है, भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि यदि किसी राज्य की जनता का एक हिस्सा किसी विशेष भाषा के उपयोग की मांग करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। रीजन आ रहा है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल संतोष होने पर उस भाषा को राज्य में आधिकारिक प्रयोजन हेतु मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। सही कोड का चयन करना, ABCD में देखते हैं क्या आंसर सही है। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन ए एंड रीजन आर रिलेटेड टू डिमांड बाय द पीपल ऑफ स्टेट फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। Assertion है, the Constitution of India provides that if a section of the people state demand the use of particular language, such a demand can be considered. Reason are in such a situation the governor, if satisfied, may direct the language be recognized for official purpose in the state. ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है, क्या आंसर होगा 33 का, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि यदि किसी राज्य जनता का एक हिस्सा किसी विशेष भाषा के उपयोग की मांग करता है तो उस पर विचार किया जा सके, ठीक है, ये सही है। लेकिन यह किसी स्थिति में राज्यपाल संतोष होने पर उस भाषा को राज्य में आधिकारिक प्रयोजन हेतु मान्यता देने का निर्देश दे सकती है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सत्य किंतु आर सत्य है, ए सत्य किंतु आर सत्य है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, सी होगा, ठीक है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ए सत्य परंतु आर सत्य। फटाफट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करना है आपको, ठीक। कंसीडर फॉलोइंग बॉडीज, जो कमीशन ऑफ इंडिया है उन पर विचार करना है। फर्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, सेकंड है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC, थर्ड है राष्ट्रीय विधि आयोग लॉ कमीशन, और फोर्थ है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC। उपयोग में से कितने सांविधिक निकाय हैं आपको बताना। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, आपको बताना कौन से हैं इसमें। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है NCBC, ठीक है, ये देखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये 338 338B, ठीक है, 338B के अंतर्गत आता है। और इसको कब ऐड किया गया है, ऐड किया गया ये 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा, ठीक है, 2018 के द्वारा इसे 1 अमेंडमेंट एक्ट 102, अरे यहाँ पे हम एक बार इसको हम मिटाना ही पड़ेगा यार, पेन ने दुखी कर लिया, ठीक है। 102 जो संविधान संशोधन है 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था, और ये कौन सा है 338B अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। तो ये तो संवैधानिक आयोग हो गया, फर्स्ट वाला है, ये तो हो गया संवैधानिक आयोग। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये, ठीक है, ये कब स्थापना हुई थी इसकी, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार की 12 अक्टूबर 1993 में, ओहो कहाँ पे थे, ठीक है, 12 अक्टूबर 1990, ठीक है, ये हुई थी किसके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 12 अक्टूबर 1993 यानी कि 1993 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है, वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, ठीक है। वहीं देखिए राष्ट्रीय जो विधि आयोग है, विधि आयोग लॉ कमीशन,
ये गैर संवैधानिक है, ठीक है, ये गैर संवैधानिक है, ये वैधानिक है, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे ये वैधानिक है, ठीक है। ये देखेंगे 12 अक्टूबर 1993 को NHRC को मिला था वैधानिक दर्जा, ठीक है। वहीं बात करेंगे राष्ट्रीय विधि आयोग लॉ कमीशन, ये गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है, गैर सांविधिक निकाय है। और उसके बाद करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो अब कितने हैं, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित निकायों पर, निम्नलिखित संगठित निकायों पर विचार करना है, कितने सांविधिक निकाय इसमें पूछे गए, ठीक है। इसमें कितने सांविधिक निकाय हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये कितनी है, ठीक है, ये तीनों नहीं है, ठीक है, तीनों नहीं है, केवल एक है, तो ऑप्शन ए एक राइट आंसर हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B में दिया गया है, संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विधि आयोग है, गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये भी वैधानिक निकाय है, ठीक है। ये सारे गैर संवैधानिक है और संविधान में जो जिसका वर्णन किया वो संवैधानिक, ठीक है। तो कौन सा होगा, केवल एक, ठीक है। 34 का आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 35 पर, बताना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। 35 भारत में अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। भारत में अब तक कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया हैव सो फॉर बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। कितने हैं, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। कितनी है, 11 हैं जो हमारी शास्त्रीय लैंग्वेज हैं, ठीक है, शास्त्रीय भाषा हैं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, ठीक है, देख लेंगे। तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, मराठी है, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली है, ठीक है। अभी जो 2024 में बात करें तो 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन सी थी, मराठी थी, पाली थी, प्राकृतिक थी, असमिया थी और बंगाली थी, ठीक है। और उससे सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा थी वो तमिल थी, ठीक है। तमिल यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, तमिल थी, ठीक है। इसे 2004 में मिला था शास्त्रीय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा 2004 में मिला था, ठीक है। उसके बाद संस्कृत थी जो इसे 2005 में मिला था। तेलुगु थी 2008 में मिला था इसको, ठीक है। कन्नड़ थी, ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में मिला था। उसके बाद थी मलयालम, इसको 2013 में मिला था और उड़िया को मिला था 2014 में लास्ट। फिर उसके बाद मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली, इनको 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा आंसर हो गया अपना, बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे कितनी होगी, 11 हो गई है, ठीक है, ये 11। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। यदि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र को लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके परिणाम को सबसे अच्छे रूप में दर्शाता है, ठीक है। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इन इंडिया बॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ऑप्शन ए है, यह जनजाति लोगों की भूमि और गैर जनजाति लोगों को हस्तांतरित होने से रोकेगा। ऑप्शन बी है, उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय लोकल सेल्फ गवर्नर बॉडी का निर्माण करेगा। सी है, यह उस क्षेत्र को एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर देगा। डी है, जिस राज्य में ऐसा क्षेत्र होगा उसे विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा घोषित किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये होगा कि यह जनजाति लोगों की भूमि को गैर जनजाति लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। अगर ये होता है, ठीक है, 5वीं सूची के अंतर्गत विशेष क्षेत्र में लाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, इट विल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। 36 का आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर, फटाफट करेंगे, कह तो रहे हैं लेकिन फिर वो बताने भी जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है, क्या होती है। फर्स्ट है प्रति व्यक्ति निम्न आय, सेकेंड है पूंजी निर्माण की निम्न दर, थर्ड है निम्न आश्रितता अनुपात, थर्ड है तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्बन शक्ति का होना। निश्चित गुट का सही उत्तर चुनना है आपको। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या होनी चाहिए बताइए, ठीक है। कि प्रति व्यक्ति निम्न आय होगी, पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी, ठीक है, और निम्न ये तो दिया है, निम्न उच्च आश्रितता अनुपात होना चाहिए, ठीक है। लो डिपेंडेंसी रेशियो नहीं होना चाहिए, यानी कि हाई डिपेंडेंसी रेशियो होगा तब होगा, तो ये तो नहीं होगा।
तो मोर वर्कर एंगेज इन द टर्सरी सेक्टर, नहीं ये नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर है तब होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही पूछा गया था कि जो अल्प विकसित यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे हैं द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो प्रति व्यक्ति जो लो पर कैपिटा इनकम होगी। ठीक है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम होगी, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लो डिपेंडेंसी रेशियो नहीं होगा, हाई डिपेंडेंसी रेशियो होगा, और मोर वर्कर एंगेज इन टर्सरी सेक्टर नहीं प्राइमरी सेक्टर, तब होगा ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सब विशेषताएं। ठीक है, करेक्टर्स होंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। भारत में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क किस संस्था द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन ए नीति आयोग। किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताया भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। बड़े मुश्किल से कोई छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 39। यदि गिनी गुणांक यदि गिनी गुणांक गिनी कॉपिशियंट 0.9 हो जाए तो भारत में कौन सा प्रभाव सबसे प्रभाव संभावित होगा? ठीक है, कौन सा प्रभाव सबसे संभावित होगा? ऑप्शन ए आय वितरण भारी असमानता, ऑप्शन बी पूर्ण समानता, ऑप्शन सी बेरोजगारी घटेगी, ऑप्शन डी गरीबी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इफ द गिनी कॉपिशियंट बिकम 0.9 इन इंडिया विच इफेक्ट विल बी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, हैवी inequality in income distribution, perfect equality, unemployment will reduce, poverty will automatically end। ठीक है, बताइए if the Gini coefficient become 0.9 India which effect will be most probable? ठीक है, कौन सा होगा? ठीक है, ये हो जाएगा आपको बताया हैवी इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण में भारी असमानता हो जाएगी। ठीक है, गिनी गुणांक देखेंगे 0 से 100 तक को दर्शाता है गिनी गुणांक। ठीक है, गिनी गुणांक में क्या है 0 से 100 तक को गिनी गुणांक दर्शाता है। अगर 0 है तो फिर देखेंगे पूर्ण समानता है। ठीक है, 0 आ रहा है तो वहाँ पे क्या है? पूर्ण समानता है, याद रखना 0 है तो पूर्ण समानता है। ठीक है, अगर 100 है तो फिर क्या है? पूर्ण असमानता है, पूर्ण असमानता है। ओहो, ठीक है, यदि 100 है तो असमानता है। ठीक है, ठीक है, अगर 0 है तो पूर्ण समानता है और 100 है तो पूर्ण असमानता है। ठीक है, 0 से 100 तक गिनी गुणांक को दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार उपकरण मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? आपको बताना है। फर्स्ट ट्रेजरी बिल, टी बिल्स, ऑप्शन बी है वाणिज्यिक पत्र, ऑप्शन सी जमा पत्र या जमा का प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी इक्विटी शेयर। कौन सा नहीं है? इक्विटी शेयर नहीं है, इक्विटी शेयर नहीं है, डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है यदि भारत सरकार जीएसटी को पूरी तरह एकल दर 80% कर दे तो कौन सा तात्कालिक असर सबसे संभावित होगा? आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट जीएसटी ऑफ कम्प्लीटली सिंगल रेट 18% विद इन द इमीडिएटली इफेक्ट इज मोस्ट लाइकली। ठीक है, कौन सा होगा? इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड, रेग्रेसिव इफेक्ट, टैक्स बर्डन ऑन द पुअर विल इंक्रीज, टैक्स कंप्लायंस विल फॉल, द नीड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विल एंड। बताइए क्या हो जाएगा? 41 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जो प्रतिगामी प्रभाव होगा गरीब पर कर बोझ बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिगामी प्रभाव होगा गरीब पर कर बोझ बढ़ेगा, रिग्रेसिव इफेक्ट, टैक्स बर्डन ऑन द पुअर विल इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव का विशेष लक्षण नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं होगा, वे अंतर ज्वारी इंटरटाइड वनयुक्त आर्द्रभूमियां हैं। बी है मैंग्रोव आवास अन्य जीवों की वृद्धि और स्थापना में बाधा डालता है। सी है वे नदी डेल्टा लगून और मुहानो एस्चुरीज में प्रभुत्व रखते हैं। डी है वे अत्यधिक लवण सहनशील और सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, विशेष लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं होगा, लक्षण नहीं है इसमें पूछा गया। ठीक है, कौन सा लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मैंग्रोव आवास अन्य जीवों की वृद्धि और स्थापना में बाधा डालता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लक्षण उसका नहीं है, क्योंकि मैंग्रोव तो सभी जीवों के लिए आश्रय प्रदान करता है। ओहो, आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43, भारत में निम्न पर्यावरणीय संरक्षण पहलों को कालानुक्रम में लगाइए। प्रोजेक्ट टाइगर है, गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत है, बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है। इसको आपको मिलाना है तब जाके लगाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है, वहाँ देखेंगे गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो चिपको मूवमेंट, ये भी 1973 में आया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइगर के बाद आया था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत हुई थी 1986 में, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत हुई थी 1975 में, 1975 में। ठीक है, आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, फिर उसके बाद आएगा, मैंने पहले बताया प्रोजेक्ट टाइगर कुछ महीनों का अंतर था, फिर उसके बाद आएगा चिपको आंदोलन गौरा देवी की जो नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे चिपको आंदोलन, फिर उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, फिर सबसे लास्ट में बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए थर्ड किसमें सबसे लास्ट में 1 2 4 3। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में इंडो बर्मा हॉट स्पॉट का विस्तार किन क्षेत्रों में है। ऑप्शन ए हिमालयी क्षेत्र अरुणाचल तथा सिक्किम, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। ठीक है, इंग्लिश में आप नहीं पढ़ पाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, बच्चों को भी परेशानी होगी, बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, फटाफट करते हैं, इंग्लिश में आप लोग देखते जाइए। ठीक है, देखते जाइए आप लोग फटाफट। कौन सा हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार, इनकी नदर्न ईस्ट इंडिया एंड अंडमान निकोबार, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार। भातर कह रहे हैं यार इतना बस जल्दबाजी में क्या ही बताएं आपको। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार, फटाफट कहने के चक्के में शब्द जैसे बोलते हैं ना, फटाफट करना है, तो फिर माइंड भी कहता है फटाफट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, वाई आर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर इन लाइट ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन ए तारकीय पिंडों के बीच की दूरियों परिवर्तन नहीं होती, ऑप्शन बी तारकीय पिंडों पर गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, ऑप्शन डी प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की जो गति है, जो स्पीड है, वो द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट रहती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 45 है। ठीक है, प्रकाश की जो गति स्पीड सदैव एक समान होती है। 45 का आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 46 पर। नेक्स्ट है हमारा 46 है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। वाई डज क्रीम सेपरेट फ्रॉम मिल्क आफ्टर चर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑप्शन सी ससंजक बल है, कोहेसिव फोर्स है, ऑप्शन सी है अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी बीमारी नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। इनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। क्या तरंग दैर्ध्य वृद्धि होती है, दैर्ध्य वृद्धि क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 4 वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल विद द फॉलोइंग डायमेंशंस आर स्ट्रेच सेपरेटली अंडर द सेम लोड विच ऑफ द फिल शो द मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है, ये सही है, इंग्लिश में सही होता है। ठीक है, हमेशा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर की लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला तार होगा। ठीक है, 47 का आंसर हो जाएगा सी, 3 मीटर की लंबाई होगी, 1.5 mm वाला
व्यास वाला तार होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। दूसरा है, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। थर्ड है, रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। फोर्थ है, अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इनमें से कौन सी कथन सही आपको बताना है। ए बी सी डी में क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, 48 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा 3 और 4। ठीक है, कौन सी कथन सही है, 3 और 4 सही है। ठीक है, 3 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49। एक विशेष दिन व समय में प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और घटनाक्रम के सायास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में सेंटर में 224 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। समान धातु के समान आकार रूप से सेम कप्स वाले दो प्यालों में पानी के क्रमशः 95 डिग्री सेंटीग्रेड रेलवे स्टेशन और 71 डिग्री सेंटीग्रेड घटना चक्र पर रखा गया था। ठीक है, दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पहले होगा। इन्होंने बताया एक तो प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पे था, एक जो साइंस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सेंटर है वहाँ पे था, और दोनों का टेम्परेचर बताया गया है। और फिर आपसे पूछा गया दोनों का कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुँचेगा। ठीक है, ऑप्शन ए प्रयागराज में रखा प्याला, बी है घटना चक्र टेस्ट सेंटर पर रखा प्याला, सी है दोनों प्याले कमरे के तापमान एक समय पहुँचेंगे, डी है परिणाम के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं। 49 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुँचेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना है ये, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, सेकेंड है बर्फ का गलन, थर्ड है दुग्ध आस्कंदन। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, श्योरिंग ऑफ मिल्क। बताइए क्या हो जाएगा, 1 ABCD में से कोई आंसर कौन सा होगा, आइए अब देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा होगा ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होगा, ये होगा श्योरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि आस्कंदन, यानी मिल्क का जो खट्टा हो जाना है, श्योरिंग ऑफ आस्कंदन। ठीक है, दुग्ध का आस्कंदन, बर्फ का गलन नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, केवल 3 होगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51। कथन कारण है, कथन है वैज्ञानिक DNA अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हों इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण आ है DNA के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है साइंटिस्ट कैन कट एंड जॉइन DNA मॉलिक्यूल्स एट विल रिगार्डनेस ऑफ देयर सोर्स। ठीक है, आर है DNA फ्रेगमेंट कैन बी कट एंड जॉइंड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड DNA लाइगेज। ठीक है, आपको बताना ABCD में कौन सा आंसर हो जाएगा, 51 बताइए। ठीक है, ये दोनों ही सही है, दोनों AR दोनों सही है, तो आर का सही स्पष्टीकरण है, बोथ A एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, 51 का आंसर है अधिकांश जिस तरह से जो कुछ बता रहे हैं, ठीक है, वो अधिकांश दोनों सही होते हैं। ठीक है, असर्शन अधिकांश दोनों सही होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक गलत एक सही हो। 51 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, जल्दबाजी चक्कर नहीं लिख तो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनना है आपको। ठीक है, चूज द गलत कथन चुनना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट है हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। बी है प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। सी है हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। डी है प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटीन आर कॉल द बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, अबाउट 30% ऑफ बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। फर्स्ट में दिया गया था बी ऑब्टेन प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट सोर्सेस। ठीक है, इसमें बताइए गलत कथन चुनना है, इनकरेक्ट। 52 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। इसमें बताया हमारे शरीर के वजन के लगभग 30 हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये गलत है। ठीक है, ओहो
यहाँ पे गलत लगा रहे हैं, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी। ठीक है, प्रोटीन के समय गलत कथन कौन सा? हमारे शरीर वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है, सही कथन बताना है। ए है, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। बी है, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70%, ठीक है, रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। सी है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर व लिम्फ नोड में बनी होती है। डी है, रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा सही 53 का। क्या हो जाएगा? रक्त में WBC की तुलना में जो प्लेटलेट्स हैं अधिक होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स आर मोर न्यूमरस दैट WBCs इन ब्लड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 53 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54। 54 है, हृदय कब आराम करता है? ठीक है, व्हेन डज द हार्ट रेस्ट? ठीक है, ऑप्शन है कभी नहीं, नेवर। ऑप्शन बी सोते समय, ड्यूरिंग स्लीप। ऑप्शन सी दोनों धड़कनों के बीच, बिटवीन टू बीट्स। ऑप्शन डी यौगिक आसन करते समय यानी कि ड्यूरिंग यौगिक पोस्चर। बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कब करता है ये? दो धड़कनों के बीच। सोच लो कितना टाइम ही होता है, बिटवीन टू बीट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, ठीक है, इफ एनी स्पीसीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन है आयु के साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी आयु के साथ घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी वजन के साथ बढ़ती है। 55 का आंसर बताइए। स्थिर रहती है। ठीक है, ना तो आयु के साथ घटती है ना आयु के साथ बढ़ती है, रिमेन्स कंस्टेंट। ठीक है, सी राइट आंसर इसका 55 का। ठीक है, 55 का ये भी आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 56। 2025, ठीक है, 2025 का देखिए यहाँ देखिए 2025 सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया? 2025 सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स 2025 वॉज डिक्लेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसने किया है? ये किया है, किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57। देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई? ठीक है, ऑप्शन ए गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव रिजर्व, ऑप्शन बी ओडिशा का चिल्का, ऑप्शन सी गुजरात का मैराइन नेशनल पार्क, ऑप्शन डी सुंदरवन बायोस्फीयर। ठीक है, 57 का आंसर बताइए क्या हुआ है? देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ से शुरू हुई है? ठीक है, बताना है आपको कहाँ से हुई है। गुजरात का जो मराइन नेशनल पार्क है वहाँ से हुई है। ठीक है, वेयर डिड द कंट्री ऑफ फर्स्ट कोस्टल वर्ड सेंसस बिगिन? जलचर वेदर। ठीक है, कहाँ से हुई है? गुजरात के मैराइन नेशनल पार्क से हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 57 का आंसर क्या है? गुजरात का मैराइन नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 58। 4 से 10 मई 2025 को मालदीव के माफिला फूशी एटोल में आयोजित HADR मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत सम्मिलित हुआ था? ऑप्शन ए IANS शारदा, ऑप्शन बी INS सुनैना, ऑप्शन ए INS केसरी, ऑप्शन डी INS चेन्नई। कौन हुआ था? ठीक है, ये हुआ था INS शारदा हुआ था सर। ठीक है, हाँ सही है, यही आंसर है INS शारदा। ठीक है, 58 का आंसर क्या है? ए है INS शारदा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 है, सूर्य किरण वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के अलावा किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? सूर्य किरण एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडिया विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, सूर्य किरण है जो ये है नेपाल। ठीक है, नेपाल, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, सूर्य किरण वार्षिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत के अलावा किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? नेपाल के साथ। ओहो, इसको हमने नेपाली मिटा दिया तो का ही मतलब रहा। ठीक है, नेपाल के साथ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेपाल के साथ। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59। 60 हाल ही में चर्चा में रहा
पंच मिशन किससे संबंधित है? ये सूर्य के कोरोना व हेलोस्फीयर सोलर पिंड का अध्ययन यानी कि नासा। डी है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की सतह नक्शा निर्माण ईसा। ऑप्शन सी पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की निगरानी WMO। ऑप्शन डी है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इन सिटू यथा स्थानीय ड्रिलिंग ISRO या इसरो। ठीक है, बताइए क्या होगा? ठीक है, सूर्य के कोरोना हेलोस्फीयर सोलर पिंड का अध्ययन या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का सतह नक्शा निर्माण। ठीक है, पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन निगरानी WMO या चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित इन सिटू ड्रिलिंग इसरो। बताइए कौन सा है? 60 नंबर आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये है ऑप्शन ए, सूर्य के कोरोना और हेलोस्फीयर सोलर पिंड का अध्ययन है, ये नासा द्वारा किया जा रहा है। ये सही, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन में 61 है। भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की है? ऑप्शन ए डलझील श्रीनगर। ऑप्शन बी पैंगोंग त्सो झील का तट पूर्वी लद्दाख। ऑप्शन सी लोकटक झील मणिपुर। ऑप्शन सी चिल्का झील उड़ीसा। कहाँ पे की है ये? पैंगोंग त्सो झील का तट पूर्वी लद्दाख। पैंगोंग त्सो लेक है जो, ठीक है, झील का तट है, ये ईस्टर्न लद्दाख में है, वहाँ पे की है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 61 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 2025 में अपनी सेवा के 200 वर्ष पूरे किए हैं। सेकंड है IMD का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। सही विकल्प चुनना है आपको, क्या सही होगा? ठीक है, ठीक है, ना तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ना इसने 200 वर्ष पूरे किए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, मुख्यालय देख लीजिएगा एक बार बच्चे इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अभी हमें शायद दिमाग में नहीं आ रहा, जितना आता है तो तुरंत ही कर देते, अभी क्विक नहीं कर रहा है दिमाग में। ठीक है, हिंट नहीं कर रहा है, जैसे करेगा बता देंगे। ठीक है, 62 का है डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 है। नेट जारिम कॉरिडोर किस दो पक्षों के संघर्ष के संदर्भ में चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए इजराइल गाजा। ऑप्शन बी इजराइल ईरान। ऑप्शन सी आर्मेनिया अजरबैजान। ऑप्शन डी यूक्रेन रूस। ठीक है, किसके? इजराइल और गाजा। इजराइल और गाजा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 है। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटक ने? कर्नाटक ने किया अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित, यानी कि नक्सल फ्री एरिया। ठीक है, डी राइट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? 65 क्वेश्चन है। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का शुभारंभ कब किया है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2023 में। ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2024 में। ऑप्शन सी 1 जनवरी 2025। ऑप्शन डी 15 अगस्त 2024 में। कब किया है? 2 अक्टूबर 2024 में। 2 अक्टूबर 2024 में किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है। उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा गया? उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा गया है? ये 2.5 है, 3.0 है, 3.4 है, 4% है। बताइए 66 आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ये है 3.0। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। पब्लिक एग्जामिनेशन फ्रॉम द डिड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। हाँ, ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंट ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 कब से लागू हुआ है? ठीक है, फ्रॉम व्हेन डिड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटेशन, ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 कम इनटू इफेक्ट? ठीक है, जल्दबाजी में तो शब्द ही नहीं निकलते। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 कब से लागू हुआ है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 12 फरवरी 2024। ऑप्शन बी 21 जून 2024। ऑप्शन सी 1 जुलाई 2024। ऑप्शन डी 23 जून 2024। 67 का आंसर बताइए। 21 जून 2024 को हुआ ये। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में लाया गया, कम इनटू इफेक्ट हुआ है 21 जून 2024। 21 जून 2024। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 है।
क्वांटम कंप्यूटिंग हाल ही में भारत सरकार की नेशनल क्वांटम मिशन NQM से जुड़ा, इसकी संभावना पर विचार करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट, ये दवा अनुसंधान और जलवायु मॉडलिंग में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सेकंड, इसे अभी तक केवल अमेरिका और चीन की व्यावसायिक स्तर पर लागू कर चुके हैं। थर्ड, भारत का लक्ष्य 2023 और 2031 के बीच 50 से 1000 क्वांटम क्यूबिट सिस्टम विकसित करना है। सही विकल्प आपको चुनना ABCD में क्या सही होगा, ठीक है। यह दवा अनुसंधान और जलवायु मॉडलिंग में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और यह भारत के लक्ष्य 2023 से और 2031 के बीच 50 से 1000 क्वांटम क्यूबिट सिस्टम विकसित करना है, ठीक है। और ये इसे अभी तक केवल अमेरिका और चीन की व्यावसायिक स्तर पर लागू कर चुके हैं, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा केवल 1-3, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 1-3 बी, ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69। यूनाइटेड नेशन बायोडायवर्सिटी COP16 रोम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, COP16 में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फंड को पहली बार ऑपरेशनल किया गया, जिसका सचिवालय नैरोबी केन्या में स्थापित है। ऑप्शन बी है, COP16 में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF की प्रगति की समीक्षा की गई, विशेष रूप से 30-30 लक्ष्य पर, ठीक है। सी है, भारत में COP16 में पहली बार नेशनल बायोडायवर्सिटी क्रेडिट मार्केट लॉन्च किया गया है, जिसका आधार कार्बन ट्रेडिंग मॉडल है। ऑप्शन डी है, COP16 में यह तय हुआ है कि 2025 के सभी देशों को बायोडायवर्सिटी फुटप्रिंट इंडेक्स प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। 69 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ है कि COP16 में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF की प्रगति की समीक्षा की गई, विशेष रूप से 30-30 लक्ष्य पर, ठीक है, टारगेट पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 का होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 70, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंग्लिश आप लोग देखते चलेगा, ठीक है, ये आपके भले के लिए है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता है, बाकी बाइलैंग्वेज तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोकपाल बनाम उच्च न्यायपालिका की जांच सीमा विवाद 2025 के संदर्भ में संभावित संवैधानिक टकराव किस आधार पर खड़ा हो सकता है। फर्स्ट है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 124 क्लॉज 4। ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड में है मूल संरचना सिद्धांत, फोर्थ में है अनुच्छेद 311। सही विकल्प आपको ABCD में से करना है, क्या आंसर होगा। 70 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये होगा तीनों में होगा 1, 2, 3। ये 311 नहीं होगा, 315 और 311 अनुच्छेद आपको पता है किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन होगा 1, 2, 3, ऑप्शन होगा 1, 2, 3, ए ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 का आंसर हो जाएगा A, 1, 2, 3, हाँ सही है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 है, अल्टर मैग्रेट हाल ही में कोलकाता स्थित सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय भौतिकी विज्ञान केंद्र का CRSB क्रोमियम एंटीमोनाइट पर अध्ययन के बारे में कौन से कथन सबसे शुद्ध है। ऑप्शन है, यह फेरोमैग्नेट का उपवर्ग है जिसे नेट मैग्नेटाइजेशन अधिकतम होता है। ऑप्शन बी, यह एंटी फेरोमैग्नेट का समतुल्य है, पर यह इलेक्ट्रॉन स्पिन विपरीत दिशाओं में सह संरेखित रहते, फलतः चुंबकत्व शून्य होता है। ऑप्शन सी, यह डाई मैग्नेट है, ब्राह क्षेत्र हटाते ही चुंबकीय मोमेंट है स्थायी रूप से बना रहता है। डी है, यह पैरामैग्नेट है, जो ताप बढ़ने पर चुंबकीय संवेग घटता है और नेट मैग्नेटाइजेशन उच्चतम हो रहता है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह एंटी फेरोमैग्नेट का समतुल्य है, पर इलेक्ट्रॉन स्पिन विपरीत दिशाओं में सह संरेखित रहते हैं, फलतः चुंबकत्व शून्य होता है, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू एन एंटी फेरोमैग्नेट बट इलेक्ट्रॉन स्पिन रिमेन को अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टिंग इन जीरो मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 71 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे बी लिख देंगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72। समय परिप्रेक्ष्य अगस्त 2025, प्रधानमंत्री द्वारा ये देखेंगे टाइम कंटेस्ट अगस्त 2025 के हिसाब से क्वेश्चन लिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ल्ड लीडरशिप फोरम 2025 में दिए गए वक्तव्य में कहा गया है कि भारत सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉन वाहन EBS जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है और अब विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 20% योगदान कर सकता है। इस वक्तव्य की अर्थ राजनीतिक और विकासवादी व्याख्या में से सबसे सटीक कौन सी है, ठीक है, देख लेते हैं। इतना बड़ा भाई क्वेश्चन, इतना बड़ा कौन सा क्वेश्चन देता है भाई। ऑप्शन है, यह सुझाव है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और केवल सेमीकंडक्टर EV निवेश में यह
20% लक्ष्य स्वतः हासिल किया जा सकता है। बी है, यह दर्शाता है कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन सुधार जैसे R&D, तकनीकी उत्पाद और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में गहन एकीकरण अर्थ शक्ति और संरचनात्मक रूप से मजबूत कर सकते हैं। सी है, यह वक्तव्य एक राजनीतिक अतिशयोक्ति हो सकता है क्योंकि GDP प्रति व्यक्ति और समाज विकास की सूचकांकों में भारत अभी वैश्विक औसत से पीछे, जिससे 20% योगदान का दावा असंतुलित प्रतीत होता है। डी है, यह बयान एक रणनीतिक तुलना माना जा सकता है जिसमें भारत स्वयं को अमेरिका और चीन के समकक्ष संभावित दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यद्यपि मौजूद आंकड़ों के आधार पर यह आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से आदर्शवाद दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 72 का आंसर क्या हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं भाई, कोई पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, ये देख लो। ठीक है, यह है ऑप्शन बी। ठीक है, यह दर्शाता है कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन सुधार जैसे कि R&D, तकनीकी उत्पाद और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में गहन एकीकरण अर्थशक्ति को संरचनात्मक रूप से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, क्या बताता है ये? इट शोज दैट इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म सच एज R&D टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन एंड डीप इंटीग्रेशन, ठीक है, इन द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड कैन स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमिक पावर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 72 का आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में हमारा तो सांस फूल गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73, भारत डिजिटल भुगतान प्रतिवेदन इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? ठीक है, ये देखेंगे। फर्स्ट है ऑप्शन ए है, UPI लेनदेन का वार्षिक मूल्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के लगभग 2 गुना तक पहुंच चुका है। ऑप्शन बी देखें, भारतीय रिजर्व बैंक के सीमा पार क्रॉस बॉर्डर UPI लेनदेन को केवल G20 देशों तक सीमित कर दिया है। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने UPI LITEX नामक ऑफलाइन भुगतान सुविधा प्रारंभ की जिससे बिना इंटरनेट के भी भुगतान संभव है। ऑप्शन डी, भारत में डिजिटल भुगतान की वृद्धि दर अब स्थिर हो चुकी है और पिछले 2 वर्षों से इसमें कोई दहाई अंक डबल डिजिट वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे सटीक है कथन? ठीक है, सबसे सटीक कथन कौन सा है? ये है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने UPI LITEX नामक ऑफलाइन भुगतान सुविधा प्रारंभ की है जिससे बिना इंटरनेट के भी भुगतान संभव हो सके। ठीक है, ये सी है, ऑप्शन सी। 73 का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? ठीक है, श्रेणियों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? ऑप्शन ए सैनिक गठबंधन, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन सी है व्यापार शिल्प संगठन और बैंकिंग कार, ऑप्शन डी है भूमि कर संग्रह। ठीक है, श्रेणियों का मतलब क्या है? ट्रेड, क्राफ्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंकिंग वर्क। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है व्यापार शिल्प संगठन और बैंकिंग कार, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 और ये आज का लास्ट होगा। यदि सांख्य दर्शन न होता तो किस विचारधारा पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इफ सांख्य फिलोसफी हैड नॉट एग्जिस्टेड विच आइडियोलॉजी वुड हैव हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट? ठीक है, ऑप्शन ए बौद्ध मध्यम मार्ग, ऑप्शन बी जैन अहिंसा, ऑप्शन सी वेदांत दर्शन, ऑप्शन बी चावाक भौतिकवाद। किस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? वेदांत दर्शन पे, वेदांता फिलोसफी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 76 से कल पढ़ाएंगे पार्ट, इसका बी जो लेकर आएंगे उसमें पढ़ाएंगे क्योंकि आप देखें ना एक पार्ट ही कितना लेंदी हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं। बाकी लास्ट में तो देखा था हमने कैसे स्पीड पकड़ी थी। ठीक है, तब जाके ये हो पाया है क्योंकि आप लोगों को टाइम कम है इसलिए बच्चे हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब कई बार बहुत जल्दबाजी करने के चक्कर जब शब्द ही नहीं निकलते हैं कि क्या ही बोल रहे हैं तो वो मतलब नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, पार्ट बी इसका कल लेकर आएंगे। 75 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। कोई भी आपको ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आई हो इसमें टेस्ट में आप बताइएगा, हम दोबारा से आपको बता देंगे। ठीक है, और ये कल इसका टेस्ट और लेके आएंगे और छोटे छोटे फिर हम वीडियो 10-15-20 मिनट के लेके आएंगे बीच में। ठीक है, वो आप जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल जब तक 12 अक्टूबर यानी कि 11 तक हम 10-11 तक आपको लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप 12 तारीख को एग्ज़ाम दे के फिर SI के जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे उसकी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली और साथ में कॉन्सेप्ट अच्छा दिसंबर में है SI का पेपर। ठीक है, तो फिर हम जिस तरह से आप चाहेंगे हम बाद में आप डिस्कशन करेंगे PCS के एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी बताइए बच्चे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे हमारे मनोबल बढ़े। इतना तो आप करें कि हम जैसे ऑनलाइन आ सकें बच्चे। ठीक है, ऑनलाइन आ सकें, लाइव आ सकें, ऑनलाइन तो अभी है, लाइव आ सकें। ठीक है बच्चे, और बाकी आप लोगों की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। ठीक है, पढ़ते रहें,
बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेके एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं होते हैं, खुद के हमारे एक्सपीरियंस है, ठीक है, कई बार दिए हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो गए हैं क्योंकि जो प्रेशर है वो आप बता नहीं सकते, आप सबकी एक लाइफ अलग होती है, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास कम होती हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और साथ में प्रेशर भी बढ़ता जाता है। प्रेशर नहीं लेना बच्चे, बिल्कुल जो भी होगा, कहते हैं ना जो राम रच राखा वो होगा, ठीक है, अपना 100% देना है। बाकी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर